स्वागत है। भारत में जीएसटी रिफॉर्म को लेके एक नई बहस छिड़ गई है, वहीं उत्सुकता बढ़ गई। क्या है जीएसटी रिफॉर्म, किन किन व्यापारियों को लाभ होना है, पूर्व में जो सामग्री खरीद के स्टोर कर चुके हैं तो क्या उसके दुष्प्रभाव हैं और आम नागरिकों को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, जहाँ से टैक्सेशन की बात शुरू करते हैं तो जीएसटी तो एक बिल्कुल फाइनल फेज का टैक्स, जो बिल्कुल करंट रेजिम जो चल रही है उसमें जीएसटी है। ये टैक्सेशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में सन 1948 से हुई थी, जब इसको सेल टैक्स एक्ट के नाम से जाना जाता था। चूँकि गवर्नमेंट को रन करने के लिए टैक्सेशन की आवश्यकता थी, तो तब ये पहली बार सोचा गया कि भाई एक ऐसा विभाग भी आए जो सरकार के लिए मतलब रेवेन्यू प्रोड्यूस करे, जिससे सरकार बाकी अपने जो भी कार्य हैं, जैसे आपके वेलफेयर के जो भी कार्य हैं और विकास के जो भी कार्य हैं, उसके अंदर में सरकार को चलाने को मिले। और बाकी पूरी मशीनरी है जो समाज को चलती है, जैसे पूरा प्रशासन है, पुलिस है, अन्य लोग भी हैं, तो उन सब की सैलरी के देने के लिए भी टैक्स से जो पैसा रेवेन्यू का आता है, उसी से गवर्नमेंट अपने सारे विंग को मजबूत करती है। तो डिफरेंट फेजेस जैसे आते रहे कि फिर चलता रहा सेल टैक्स चलते चलते फिर 1994 में आके उसका नाम जो है वो व्यापार कर दिया गया। लेकिन टैक्सेशन का पर्पस वही था, लगभग एक्ट भी वही था, थोड़ा बहुत मामूली सा बदलाव किया गया। इसके बाद चूंकि अब जैसे इमर्जिंग फील्ड है, समाज के अंदर में बदलाव होता रहता है, तो बदलते समाज के लिए टैक्सेशन की स्टेजेस को भी कुछ डिफरेंटली इवॉल्व करना पड़ता है। तो इसी इवोल्यूशन के तहत फिर एक स्टेप आगे आया 2008 में, तो वैट लागू किया गया। वैट जो है एक तरह से जीएसटी का जनक कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर में आईटीसी का कंसेप्ट आया। पहले आईटीसी का कंसेप्ट नहीं होता था, तो जब वो हम लोग मैच्योर हो गए वैट के सिस्टम में, तब प्रॉपर टाइम को देखते हुए हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जीएसटी को लागू किया। अब जीएसटी को लागू होने के बाद चूंकि थोड़ा सा वैसा था कि अभी डिफरेंट टैक्स रेट्स थे, तो डिफरेंट टैक्स रेट्स में कभी किसी को कोई परेशानी हो जाती थी, कभी कोई परेशानी हो जाती थी। तो डिफरेंट टैक्स रेट्स में जैसे 5% था, 12% था, 18% था और 28% था। तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स जो होता था, कहीं कहीं पर दिक्कत तलब भी हो जाता था कि भाई हमारा माल जो है टेक्सटाइल में जैसे कपड़ा है, तो कपड़ा जो बिकता था उसके ऊपर में टैक्स रेट 5% होता था, लेकिन जो लागत उसके लगाने में जो होता है, उसका इनपुट कॉस्ट आता था, उस पर टैक्सेशन का रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा था। तो यहाँ पे दिक्कत पैदा हो जाती थी कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता था, और उसमें जो भी मैन्युफैक्चरर होता था तो उसकी पूंजी फंस जाती थी और उसको फिर रिफंड चाहिए होता था। तो रिफंड की प्रोसेस भी थोड़ा सा जटिल थी और उसमें टाइम भी लग जाता था। तो अब जो ये आ गया नया अपना जो नेक्स्ट जन जीएसटी रिफॉर्म्स जिसको कहा गया है, जो भी 22 सितंबर से लागू है, तो इसके अंदर में टैक्स स्लैब की जो 5% की है स्लैब, उसको मेंटेन रखा है। 12% की लगभग 99% HSN जो उसके अंदर आते वस्तु होती थी उनको समाप्त कर दिया गया है। और जो 28% की बहुत हाई स्लैब रेट थी, तो उसको भी, उसमें से लगभग 90% गुड्स ऐसे हैं जिनको 28 से घटा के और 18% कर दिया गया है। तो इससे उपभोक्ताओं को भी फायदा है, व्यापारियों को भी बहुत फायदा है। और फिर यह है कि गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया है कि जिस तरह के आज हमारे हालात बने हुए हैं इंटरनेशनली, जैसे हमारे हालात बने हुए हैं, तो उस समय इतना अच्छा एक कदम गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाना ये वाकई में काबिल तारीफ है। और इसको ऐसे कह सकते हैं कि क्या इसके ऊपर, हाँ, जैसे कि मान लीजिए कर किधर कम होगी तो आदमी जो है, आम आदमी उपभोक्ता, उसकी वस्तु और ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, तो उस तरह से मांग के अंदर में बढ़ोतरी होगी।
और जैसे डिफरेंट वस्तुएं हैं, अब जैसे कारें हैं तो कारें भी 28% में थी, तो आम उपभोक्ताओं तक कारों की भी पहुंच हो, और वो भी देश के अंदर में कार की और बाकी व्हीकल की जो इंडस्ट्रीज हैं ये भी फले फूलें। तो इसके लिए जो टैक्स रेट है वो 28 से घटा के मात्र 18% कर दिया गया है। जीएसटी लागू हुए 7 साल से ज्यादा हो गया, आपको लगता है कि अब सिस्टम पूरी तरह से स्थिर हो चुका है, या फिर अभी जो जीएसटी जन रिफॉर्म जो उसकी बात की जा रही है, या फिर और बदलाव की आवश्यकता है? नहीं, देखिए, ये जो बदलाव हुआ है ये एक तो जो बड़ा ज्यादा टैक्स रेट था उससे आम उपभोक्ता को फायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये सब किया है कि अब चीजें सस्ती हो जाएंगी। रसोई की चीजें हैं जैसे गृहणियां, पनीर होता था और ये जो उसके साथ मिल्क के अन्य प्रोडक्ट्स होते थे उन पे तो बिल्कुल नील रेट कर दिया है। अब नील रेट करने से यह है कि कोई टैक्स उनके ऊपर में नहीं है, तो उनकी कीमतें गिरेंगी, और कीमतें गिरेंगी तो उसका जो है क्या नाम है, उसका कंजम्पशन बढ़ेगा। उसी तरह से हेल्थ सेक्टर में एक सबसे बढ़िया जो उन्होंने सोचा है कि हेल्थ सेक्टर में पहले 18% जीएसटी इंश्योरेंस पे लगता था, तो अब चूंकि किसी के स्वास्थ्य, सबके स्वास्थ्य के ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना है, तो उन्होंने हेल्थ सेक्टर से जो ये इंश्योरेंस का था इसको 0% पे ले आए हैं, तो अब कोई वो कर नहीं लगेगा। और बहुत सी दवाइयाँ जो हैं जो पहले 12% में होती थी और उनको भी लेकर 5% में किया गया, और बहुत सी जैसे कैंसर का है और अन्य इस टाइप की जो डिजीज हैं उनके लिए भी जो ड्रग्स, हाँ, जीवन रक्षक वाले जो हैं उनको तो 0% पे ही लेके आ गए हैं। तो इससे बहुत बड़ा फायदा आम जनता को भी पहुंचेगा, और इलाज भी अस्पतालों में जो रहेगा वो थोड़ा सस्ता मिलेगा, तो उस तरह से जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? जीएसटी की सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि जो हम लोग झेलते हैं, आए दिन झेलते हैं कि कोई फर्जी फर्म बनाता है, कोई उससे आईटीसी ट्रांसफर कर लेता है, तो ये एक सतत प्रक्रिया हम भी लगे रहते हैं कि भाई ढूंढे उन लोगों के कहीं एक राज्य का आईटीसी दूसरे राज्य में ले जाके वो कर देता है फर्जी तौर पे। तो उसके लिए हमारी पूरी मशीनरी लगी हुई है। हमारे जांच की जो एजेंसियां वो भी करती हैं, बल्कि हमारे जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स हैं, डीसी एसी हैं, सब लोग लगे रहते हैं, फील्ड में जाते हैं और उनकी रेकी भी करते हैं, जांच करते हैं कि फर्म चलती भी है कि नहीं चलती है, केवल आईटीसी पास ऑन तो नहीं कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालिया ड्राइव में गोरखपुर जोन में कितनी फर्जी फर्म पकड़ी गई और कितने राजस्व का नुकसान सामने आया? इसमें तो अभी मेरे ख्याल से 50-60 से ज्यादा तो सेंट्रल की पकड़ी गई होंगी, और 20-30 जो है ये लगभग जो इसके आसपास जो है स्टेट की है। रिकवरी एक्शन DRC 07 जारी होने के बाद गोरखपुर जोन में कितने मामले हैं जो तुरंत वसूली या बैंक अटैचमेंट हुआ? DRC 7 तो एक सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। जैसे जो डीलर्स माइग्रेट किए हैं, पहले जो उसमें थे आपके वैट में डीलर्स थे, जो वो माइग्रेट करके आ गए और इसके अंदर आ गए, तो चूंकि अब डीलर का डाटाबेस हमारे पास ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा व्यापक होता है, हमें उनके बैंक का भी सब जानकारी रहती है कि किस बैंक में उनके खाते ऑपरेट हो रहे हैं। तो उस तरह से DRC 7 जो है डेली ही इसकी फिगर आती है, हम लोग लेते रहते हैं अधिकारियों से कि आज कितना DRC 7 हुआ, उससे कितना वैट की वसूली जो है पुरानी जो बकाया पड़ी हुई है वो कितनी वसूली हुई, कितनी नहीं हुई। और ऐसे ही इसमें भी है जो जीएसटी का बकाया है, इसके अंदर भी DRC 13 से बैंक अटैचमेंट हो जाता है, और DRC 16 होता है, तो वो एक तरह की कुर्की हो जाती है। तो ये भी प्रक्रिया साथ साथ ही चलती रहती है। एक सप्ताह से कम समय हुआ कि एक व्यापारी को गिरफ्तारी की गई, ऐसी क्या स्थिति बनती है जिसमें व्यापारी को गिरफ्तार करना पड़ता है? देखिए, ये तो मतलब थोड़ा सा वैसा है, कंट्रोवर्शियल है अभी, चूंकि इसमें परमिशन लेनी पड़ती है सब चीज की, तो गिरफ्तारी ऐसे से नहीं कह सकते हैं। तो ये है, पूरी अखबारों में तो चीजें हैं कि गिरफ्तार किया गया। नहीं, वो थोड़ा सा ये रहता है कि रिपल्ड इफेक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर में, तो कुछ जो लोग हमारे पत्रकार बंधु हैं वो थोड़ा सा उसको मसालेदार भी बना देते हैं, तो उसका जो है वैसा
मतलब सरकारी तौर पर अभी कोई आंकड़ा नहीं है। अच्छा, जीएसटी को अभी भी लघु और मध्यम वर्ग के जो उद्यमी हैं वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, वो जागरूक हो पा रहे हैं इसके लाभ और हानि से? नहीं, देखिए अब तो जैसे रेवोल्यूशन हो रही है, मोबाइल की रेवोल्यूशन है, मोबाइल सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, सब कुछ है, तो अब वो नहीं है। प्लस जो इसके अंदर इन्वॉल्व लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं या वैसे एमएसएमई में लगे हुए हैं, तो वो सभी समझदार लोग हैं कि भाई उनको ये रहेगा कि अगर वो जीएसटी में उनका जो है रजिस्ट्रेशन रहेगा तो उनको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। तो जो वस्तु वो लेंगे उस पर आईटीसी मिल जाएगी, और यदि अपंजीकृत रहेंगे तो उनको आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। तो बड़ी फर्में भी उनसे नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनको भी फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे उनका कर बड़ी वालों को देना पड़ता है। तो वो सोचते हैं कि भाई हम ऐसे फर्मों से लें, तो उसकी वजह से ये होगा कि भाई जो छोटी फर्में हैं तो ये लोग भी पंजीयन लें, और पंजीयन लेने से इनको भी आईटीसी मिलेगी और इनके लिए भी मार्केट खुलेगा। गोरखपुर खुदरा बाजार कैसे देखते हैं, कैसे इसको कंट्रोल कर रहे हैं टैक्स को लेकर? तो जैसे खंडों में कोई भी जनपद है उसमें डिफरेंट सर्कल्स होते हैं, तो हमारे यहाँ 10 सर्कल्स हैं गोरखपुर में, और 10 में सारे अपने डीसी लोग हैं, एसी लोग हैं और सीटीओ लोग भी कार्यरत हैं। तो ये सब अपना देखते रहते हैं। आए दिन जो पोर्टल पर सभी का डाटा उपलब्ध रहता है, तो अपने अपने क्षेत्र में जो भी ट्रेंड है ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि साहब जिस हिसाब से बिक्री हो रही है उस हिसाब से कर हमको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका हो जाता है। अभी छोटे दुकानदार और पटरी व्यवसायी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं या फिर बिलिंग नहीं करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? देखिए अब इसमें चूंकि गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड लिमिट अच्छी खासी दे रखी है, तो जो 40 लाख से नीचे का है तो उसको सुविधा है कि भाई आप कैसे भी अपना जीवन यापन कीजिए, लेकिन 40 लाख के थ्रेशोल्ड से ऊपर आने के बाद तो उनको खुद ही बेनिफिट लगता है कि हमको आईटीसी लेने का भी अधिकार मिल जाएगा और पास ऑन करने का भी, कि जिसको बेचेंगे उसको कर देंगे। और जी आईटीसी मामले में गोरखपुर का कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा संदिग्ध निकला? देखिए इसमें कोई सेक्टर वाइज नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कोई फर्जी आईटीसी की फर्में बनाता है तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ज्योग्राफिकली यहीं गोरखपुर में रहते हुए बनाए। अगर वो दिल्ली में बैठा है, गोरखपुर का कोई एड्रेस प्रूफ लगा दिया या कुछ लगा दिया तो वो किसी भी जगह कर सकता है। तो ये पूरे स्टेट का ही एक तरह का सिरदर्द है। अच्छा, गोरखपुर में रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे जीएसटी विभाग इसको वेरीफाई कर रहा है? अब तो यह है कि हर एक जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई होता है तो उसमें दो टाइप की चीज़ें होती है, कुछ संवेदनशील वस्तु हैं, कुछ असंवेदनशील वस्तुएं हैं। तो जो संवेदनशील वस्तु हैं उसमें कंप्यूटर ही अपने आप से पोर्टल ही डेट दे देता है कि इतने तारीख तक आपका सर्वे होगा। तो उसके उपरांत हमारे जो सीटीओज होते हैं उनको जानकारी रहती है कि इतनी फर्मों ने अप्लाई किया है। उनके खंड के एसी चूँकि रजिस्टरिंग ऑफिसर हैं वो बताते हैं उनको कि साहब आप जाकर उसका सर्वे कर लीजिए, वो उस स्थान पे काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है, उसके आधार पर ये जांच हो जाती है। अच्छा, आप भी जानते होंगे कि कुछ व्यापारी तमाम तरह के जीएसटी विभाग पे आरोप लगाए, धरना दिए, तो क्या पूरा मामला रहता है? क्यों व्यापारी और जीएसटी के अधिकारियों के समन्वय नहीं बन पाता है? नहीं, हम लोग तो हमेशा ओपन है सबके लिए। हम लोग तो जैसे हर एक जिले के अंदर में जीएसके भी खोले हैं, मतलब जो है जीएसटी सुविधा केंद्र है, और हमारे यहाँ भी यहाँ सेंट्रल उसमें जीएसटी सुविधा केंद्र चलता रहता है। तो अगर किसी को कोई भी परेशानी हो, कैसा भी हो, तो हम तो हमेशा उसका कहते हैं कि भाई आपका स्वागत है, हम सब अधिकारी बैठे ही आपके लिए हैं, तो जो आपको कोई परेशानी हो तो हमसे मिलिए, कोई ऐसी हुई बात तो हमको बताइए, हम आपका हल करेंगे। उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग लगातार टैक्स में अच्छी उपलब्धि हासिल कर रही है। गोरखपुर की क्या स्थिति है? गोरखपुर भी ओवरऑल 20 जोन है हमारे यहाँ, तो 20 जोन में 5वें या 6ठे पोजीशन पर हमेशा रहता है। जबकि ये देखा जाए कि उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे अन्य शहरों के अंदर में है उस तरह का नहीं है। पहले ये थोड़ा सा एग्रेरियन इकोनॉमी पे डिपेंड करता था कि यहाँ पे राइस मिलर्स और ये थे बहुत, तो अब तो वो कर मुक्त हो गया है। तो उनके जाने के बाद भी जो हमारा ग्रोथ का ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बाकी फील्ड के अंदर में जो भी व्यापारी हैं
एक्सपेंड करते जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो कितने लॉयल टैक्स पेयर गोरखपुर में होते हैं? अब बड़े टैक्स पेयर से तो हम कह सकते हैं कि बड़े टैक्स पेयर से मेन रेवेन्यू तो बड़े से आता है, छोटे से तो फिर हजारों की तादाद में होंगे, लेकिन उनका टैक्स का जो पेमेंट है वो थोड़ा सा कम होता है। तो निगाह दूसरे मतलब हर तरह से रखी जाती है। जैसे हम लोग के यहाँ जब इसका होता है, जब ये लोग अपना रिटर्न दाखिल करते हैं तो हम क्लासीफाई कर लेते हैं कि 100 करोड़ से ऊपर के कितने हैं, 50 करोड़ से 100 करोड़ के कितने हैं, और 20 करोड़ से 50 करोड़ के कितने हैं, और 0 to 5 करोड़ के कितने हैं। तो उसके आधार पर हम लोग इनका एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई किस किस का टैक्स आया है, किस किस का नहीं आया, किस किस का जो है वो आ गया है, नक्शा आया है कि नहीं आया है। और अब तो उसके अंदर सिस्टम भी ऐसा बन गया है कि अगर कोई टैक्स पेयर टैक्स रिटर्न टाइम से नहीं देता है तो ऑटोमेटिकली उसके पास मैसेज चला जाता है कि आप अपना रिटर्न दाखिल कर दीजिए। क्या यहाँ API इंटीग्रेशन से ट्रांसपोर्ट, बिजली या बैंक डेटा से जांच तेज हुई है? हाँ, इन सब चीज़ों से तो रहता ही है। अगर मान लीजिए कि हमको किसी का भी खाता पता करना है कि एक बैंक में खाता है, मान लीजिए वो इनऑपरेटिव किए हुए है, उसी पैन कार्ड पे कहीं दूसरे बैंक में उसने खोल लिया, तो हमको जानकारी हो जाती है कि भाई यहाँ नहीं, वो वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, तो हम उस खाते को भी जाकर अगर हमको कोई कार्रवाई करनी होती है तो हम कर लेते हैं। टैक्स चोरी को लेके या ऐसी सूचनाएं मिलती है कि कोई व्यापारी या किसी गलत तरीकों से टैक्स की चोरी की जा रही है, तो उसकी रोकथाम के लिए और जागरूकता के लिए किस तरह का विभाग काम कर रहा है? इसमें कई तरीके के इनपुट्स आते हैं। जैसे कुछ तो हमारे यूनिट्स खुद ही डाटा एनालिसिस करती रहती हैं कि भाई इसका टैक्स का ट्रेंड कैसा है, और अगर टैक्स का ट्रेंड ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं उसको डेविएशन मिलता है उससे तो एक उनका है। प्लस दूसरे इंफॉर्मेशन हमको बाहरी लोगों से भी मिल जाती है, कुछ मुख्यालय से भी डाटा एनालिसिस होती है, तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि भाई कितना इसका क्वांटम है, उसके हिसाब से फिर हम टीम बना के जांच भी करा लेते हैं। हमारी SIB यूनिट्स इसी काम के लिए हैं। और जो माल इन ट्रांजिट होता है सड़क पर, तो उसके लिए हमारे पास में मोबाइल स्क्वाड्स हैं। तो मोबाइल स्क्वाड्स जो है टर्न बाय टर्न जो है देखते रहते हैं कि माल प्रॉपर प्रपत्रों पर चल रहा है कि कहीं बिना प्रपत्रों के जा रहा है, तो पकड़ खड़ी करते हैं और दंड भी लगाते हैं। अभी जो न्यू GST जनरेशन रिफॉर्म लागू हुआ है, इसको लेके जागरूकता को लेके कितने कैंपेनिंग हो रहे हैं? जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सड़कों हाँ, नए स्लैब को लेके जागरूक कर रहे जी हैं। जी, तो हम लोग तो खुद ही लगे रहते थे। तो मतलब परसों भी जैसे मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम प्रेक्षागृह में था तो वहाँ थे। उसके बाद कल जो था वहाँ झूलेलाल मंदिर से लेके जो उनका मार्च था, तो उसमें भी हम लोग का मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन था। बाकी अब जैसे आप ही के चैनल पे हम बोल रहे हैं तो थोड़ा सा इससे भी हमारे प्रचार प्रसार में वृद्धि होगी। सांसद रवि किशन ने भी प्रचार का तरीका बनाया था, तो जो टैक्स ले वो बता रहे हैं। जी जी, क्या वास्तव में वो लोकसभा गोरखपुर के वासियों को टैक्स ले मिलना? आप वो वीडियो देखें? नहीं, इत्तेफाक है, मैंने अभी देखा नहीं, मैं देख लूंगा उसको क्या है। वो 50% से ज्यादा बता रहे हैं कि जो प्राइस रेट है उससे ज्यादा अब सामग्रियां मिलेंगी। नहीं, वो तो स्पेसिफिक रेट वाइज है, क्योंकि वो MRP तय करना तो कंपनियों का अपना एक वो है, राइट है। तो इस समय अगर किसी एक स्पेसिफिक वस्तु का मैं रेट बताऊं कि यहाँ से इतना घट जाएगा, तो वो हो सकता है कि पूरी तरह से प्रमाणिक ना हो। क्या GST वाकई वन नेशन वन टैक्स है, या फिर पेट्रोल डीजल और शराब को बाहर रखकर इसकी परिभाषा है? नहीं, वन नेशन वन टैक्स तो है ही। पहले तो क्या होता था कि पहले तो हर एक राज्य की सीमाओं के ऊपर में चेक पोस्टें हुआ करती थी, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, एक एक दिन 2-2 दिन खड़े रहते थे, और उससे उनका समय भी खराब होता था और बहुत सारे गुड्स होते थे वो लेट हो जाते थे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि अब इसमें कोई चेक पोस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस एक जगह से दूसरी जगह तक आप निर्बाध गति से माल को ले जा सकते हैं। तो वन नेशन है, वन टैक्स है, सारे राज्यों में वही टैक्स की स्लैब होगी जो सेंट्रल की होगी। तो इस तरह से तो ये वन नेशन वन टैक्स है ही।
आम जनता को लगता है कि जीएसटी से महंगाई बढ़ी, आप इसको कैसे देखते हैं और कैसे जनता को समझाना चाहेंगे कि टैक्स एक अच्छी चीज़ है और इससे महंगाई नहीं? नहीं, महंगाई नहीं बढ़ेगी। महंगाई तो जैसे अब का जो नेक्स्ट जेन टैक्स रिफॉर्म्स हुआ है तो इसमें तो 2 स्लैबें हट ही गई हैं, तो 12% की हट गई है, लगभग 99% हट गया है और आपका 28% का भी हट के 18% हो गया है। अब थोड़े जो लग्जूरियस गुड्स हैं जैसे एसयूवी है, बड़ी बड़ी कारें हैं, लग्जरी कारें हैं, उन पर थोड़ा सा गवर्नमेंट ने कंपनसेट करने के लिए थोड़ा हायर रेट रखा है, तो कंपनसेट करेगा सब, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि लोगों के लिए तो, महिलाओं के लिए रसोई का सामान सस्ता है और बाकी क्या नाम है, दूध और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब 0% में आ गए हैं। फूड ग्रेन्स का भी यही है कि वो ऑलरेडी 0% में है, तो इससे कोई समाज के ऊपर वैसा असर नहीं है, बल्कि अच्छा असर है। जीएसटी कलेक्शन लगातार रिकॉर्ड बना रहा है, इसके पीछे असली वजह क्या है? अर्थव्यवस्था की ग्रोथ या सख्त निगरानी? नहीं, ग्रोथ तो अपने आप में है ही, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं साल दर साल हमारी जीडीपी का इंक्रीमेंट होता है, तो उस जीडीपी के तहत हम भी अपने स्टेट का जीएसडीपी देखते हैं कि साहब हमारा जीएसडीपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। उसी के अनुसार जैसे जीएसडीपी बढ़ता है तो हमारे स्टेट के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उसी के सापेक्ष हम देखते हैं कि हमारा कर भी बढ़ रहा है और निगाह भी रखनी पड़ती है कि भाई उसको इंश्योर करें कि बिल्कुल आए भी। टैक्स चोरी रोकने की विभाग की क्या नई रणनीतियाँ हैं? टैक्स चोरी रोकने के लिए देखिए सारे तो हम जितना भी टेक्नोलॉजिकली हम कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट पोर्टल्स बने हुए हैं और डिफरेंट पोर्टल्स में हम जब चाहें किसी भी व्यापारी का कोई भी ट्रेंड देख सकते हैं कि हाँ भाई गिर रहा है कि बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, तो उसको लगातार हमारे जो लोग होते हैं वो अधिकारी होते हैं वो वॉच करते रहते हैं, तो और अच्छा है सिस्टम, कोई वो नहीं है, हमारे पास में काफ़ी टूल्स हैं। अभी बहुत से लोग हैं जो जीएसटी नहीं रखते हैं, कई भ्रांतियाँ हैं, ऐसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं आप? बिल्कुल, जो समय समय पर हमारे जो अधिकारी हैं वो जाते रहते हैं और इंटरेक्शंस जो होता है व्यापार मंडल से और इन सबसे भी होता रहता है, तो उनको भी समझाते हैं। एक बार पिछली मीटिंग में व्यापार मंडल के उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा जो रूरल आउटस्कर्ट एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की स्थिति है, तो हम हमारे अधिकारी जाते हैं, जागरूक करते हैं कि भाई आप ले लीजिए, आपको बेनिफिट ही होगा इसका। प्लस इसके अंदर एक जो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी स्कीम है वो ये है कि 10 लाख तक का निःशुल्क बीमा हो जाता है अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस पंजीकरण आपका होगा, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की ही निगरानी में ये चलता है कि भाई किसी को लेट ना हो कोई दुर्घटना बीमा योजना, तत्काल इसके ऊपर में हम लोग काम करते हैं। कोई ऐसी बातें हैं जो उपभोक्ता को बताना चाहेंगे जीएसटी से रिलेटेड? जीएसटी से रिलेटेड उपभोक्ता तो हमारा मास तो वही है, तो सारा समाज ही हमारा मास है, तो वो जैसा कंज्यूम करेगा, जितना अच्छा कंजम्पशन होगा उतना हम लोग को टैक्स मिलेगा, तो वो अच्छा है। अब जैसे टैक्स रेट घट रहे हैं तो वस्तुओं की कीमत भी घटेंगी, अब कीमत घटेगी तो उससे क्या होगा कि भाई मांग बढ़ेगी, खरीदारी बढ़ेगी, तो फिर उससे क्या होगा, उसका एक सर्कुलर इफेक्ट है। जब खरीदारी बढ़ेगी तो फिर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग जब बढ़ेगी तो फिर मैन्युफैक्चरर भी कहेगा हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको आदमी चाहिए, तो हमारा उसमें फिर नौकरियों में भी योगदान जो है बढ़ जाएगा, तो पूरे समाज के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ इसका।